आज हम लोग कक्षा 10 के वास्तविक संख्या यानी चैप्टर नंबर 1 का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम लोग पहले सीखेंगे कि संख्या क्या है, तो संख्या कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संख्याएं यानी संख्या दो प्रकार की होती है। नंबर 1 वास्तविक संख्या और नंबर 2 काल्पनिक संख्या। संख्या को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वास्तविक संख्या, नंबर 2 काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं के कई पार्ट होते हैं और कई प्रकार होते हैं। तो हम लोग उसका यानी एनसीईआरटी क्लास 10 में जितनी संख्याओं का जिक्र किया है उतनी संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उसमें से पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। वास्तविक संख्याओं में एक है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनने में प्रयोग होने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या का अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर, इसलिए इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के लिए मान लीजिए 4 अंगुलियां हैं, तो 4 अगर इसको काउंट करना है आपको तो 1 2 3 4। अब इन अंगुलियों को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग हम लोग कर रहे हैं उन्हें हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग उदाहरण के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट ऐसे अनंत संख्याएं हो सकती हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डॉट डॉट होती है। अर्थात वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत 1 2 3 4 5 इस तरह से संख्याएं आती हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत 0 तथा प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या के अंतर्गत 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट यानी अनंत संख्याएं। यानी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत 0 आता है, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसलिए पूर्ण संख्याओं में 0 और प्राकृतिक संख्याओं को शामिल किया गया है। तो हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत धनात्मक संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं आती हैं और शून्य आती हैं, जिसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका अंग्रेजी इंटीजर्स होता है, इसलिए आई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसे W से, प्राकृतिक संख्या को N से और पूर्णांक संख्या को I से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत धनात्मक संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं आती हैं और शून्य संख्या आती है। यानी 3 प्रकार की संख्याएं आती हैं। यानी हम कहें 0 और कौन सी संख्या आएगा, धनात्मक संख्या +1 +2 +3 +4 ऐसे इस तरह डॉट डॉट सभी धनात्मक संख्याएं। सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऐसे डॉट डॉट। यानी पूर्णांक संख्या को I से प्रदर्शित करते हैं और इन संख्याओं के अंतर्गत धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं और शून्य आते हैं। इन तीनों संख्याओं के क्रम को आगे पीछे करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात अगर धनात्मक संख्याओं को पहले लिख दे, ऋणात्मक संख्याओं को बाद में लिख दिया जाए, 0 लिख दिया जाए या नाम ले लिया जाए आगे पीछे से, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम लोग साथ में समझेंगे कि पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या और शून्य यानी 3 प्रकार की संख्याएं आती हैं। इसके बाद आता है परमेय संख्या। परमेय संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण ये संख्या है, संख्या का प्रकार है परमेय संख्या। तो शॉर्ट परिभाषा है कि जिस संख्या को
P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जिस संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। P और Q कैसी संख्याएं हैं? सह-अभाज्य संख्याएं हैं, और यह सह-अभाज्य संख्याएं हैं और इसे P और Q को पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं, यानी P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0, तथा P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं, यानी दोनों संख्याओं P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन किसी भी संख्या के नीचे का हर 0 नहीं हो सकता है। इस बात में Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो यह व्यक्त करता है कि यह Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या के लिए और एक जरूरी बात है कि P और Q में एक भी अभाज्य संख्या इसमें आया है। तो पहले हम लोग अभाज्य संख्या सीख ले क्या होता है। तो संख्याएं भाज्य भी होती हैं और अभाज्य, ये भी संख्या के प्रकार हैं। तो जिन संख्याओं का केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह संख्या जो एक और स्वयं से के अलावा किसी अन्य संख्या से न घटे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। जैसे 13 या तो 1 से कटेगा या तो क्या होगा, स्वयं से कटेगा, और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो इसे रूढ़ भी संख्याएं कहते हैं और अभाज्य भी संख्याएं कहते हैं। 17 ले लिया जाए, 17 या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 23 ले लिया जाए, 23 भी क्या है आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि या तो 23 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। भाज्य वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाए भाग देने पर, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ले लिया जाए 15 ले लिया जाए तो 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, और 15 स्वयं से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। 8 ले लिया जाए तो 8 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो अर्थात कौन सी संख्याएं 8, 15, 25, 30, 32, ये सब संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग सह-अभाज्य संख्याएं, सह-अभाज्य की बात कर, अभाज्य रूढ़ संख्याएं कहते हैं जिसका केवल मात्र या तो उसके केवल मात्र 2 गुणनखंड हो, एक और या तो वह स्वयं, यानी जिसके 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और उसे हम अपने दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जिन संख्याओं को भाग देने पर किसी अन्य से एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य सह-अभाज्य संख्याएं ऐसी 2 संख्याओं जिनका मासा 1 होता है उसे सह-अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मासा हम लोग इसके बाद 2-4-10-5 मिनट बाद अध्ययन करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग जान जाए कि P और Q, तो P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं, यानी P और Q ऐसे संख्याएं हैं जिनका केवल एक, यानी जिनके 2 गुणनखंड संभव हैं, या तो 1 या तो स्वयं, ऐसी दोनों संख्याएं हैं P और Q। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिया जाए कि कहा गया जाए 7/3 पूछा जाए परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या है। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि 7 भी क्या है, पूर्णांक है, 3 भी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए इसे P बटे यानी अंश बटे हर में लिखा जा रहा है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी Q भी यानी किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 नहीं हो सकता है, तो यहाँ 0 भी नहीं है, इसलिए यह कौन सी संख्या है, यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे 5 ले लिया जाए तो 5 का तो हम लोग क्या करेंगे, बटे 1 मान सक लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि P बटे Q के रूप में है, तो यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है।
आपको परिभाषा में P बटे Q, P भी पूर्णांक होना चाहिए तो 5 भी क्या है पूर्णांक है, और Q भी क्या होना चाहिए पूर्णांक, तो ये भी क्या है पूर्णांक है। दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो दोनों अभाज्य संख्या 5 और 1 में आप देखेंगे अंश और हर वाली संख्या में 5 और 1 में केवल मात्र एक ही गुणनखंड है। कौन सा गुणनखंड है? 1 कॉमन है और किसी अन्य संख्या के अतिरिक्त नहीं है, इसलिए यह कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है। इसी बात और हम लोग रख सकते हैं, करड़ी में क्या होगा? 25, करड़ी में 25, तो करड़ी में 25 ये क्या है? परमेय संख्या है, क्योंकि जब इसका वर्गमूल निकाला जाता है तो प्लस और माइनस कितना आ जाएगा? 5 आ जाता है, और इसे हम लोग +5 भी लिख सकते हैं और -5 भी लिख सकते हैं, और इसे अंश बटे हर में लिखने के लिए हम लोग क्या मान सकते हैं? बटे 1/1, इसलिए कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे और ऋण 3 बटा ले लिया जाए, ऋण 3 बटा 7, तो 3 भी क्या है? आपका पूर्णांक में है, 3 भी आपका पूर्णांक है, यानी अंश भी क्या है? पूर्णांक में है, और हर भी क्या है? पूर्णांक में है, इसलिए ओवरऑल क्या होगा? ये परमेय संख्या, क्योंकि इन सभी संख्याओं को अंश बटे हर में लिख सकते हैं, तो ये परमेय संख्या हुआ। इसके बाद हम लोग सीखेंगे अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या वह संख्या जो P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को अंश बटे हर में ना लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? परमेय, लेकिन वह जो संख्या होना चाहिए P बटे Q के रूप में होना चाहिए, और वह संख्याएं पूर्णांक होनी चाहिए, और अभाज्य संख्या होनी चाहिए, या तो 1 या तो स्वयं का ही उन दोनों संख्याओं में गुणनखंड होना चाहिए, अन्यथा और कोई संख्या ना हो। गुणनखंड का मतलब यह है कि वह किसी और अन्य संख्या से ना कटे। जैसे आपके सामने है 3/7, 3 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 7 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे 25/23 ले लिया जाए, 25/23 ले लिया जाए, ये भी क्या है? परमेय संख्या है। 25 तो कट जाएगा, लेकिन 25 और 23 सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 25 और 23 में 1 के अतिरिक्त और कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए कौन सी संख्या? परमेय संख्या है। 25/23 क्या है? परमेय संख्या है। सहअभाज्य संख्या उन्हीं संख्याओं को कहते हैं कि जिनमें जिसका मासा केवल क्या हो? 1 हो। तो 25 और 23 का मासा ज्ञात करेंगे तो इसका मासा कितना आएगा? 1, इसलिए आप देख सकते हैं कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या वह संख्या जो अंश बटे हर में यानी P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। हम अपरमेय संख्या का एग्जाम्पल Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, करड़ी में क्या लिख सकते हैं? पाई, सॉरी लिख सकते हैं पाई। परंतु पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या है। करड़ी में 7 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। करड़ी में 2 एक अपरमेय संख्या है। तो इस बात में परमेय अपरमेय में यानी कड़ीगत संख्याएं जो करड़ी में 7 है, 2 है, आपके मन में उत्पन्न हो रहा है कि बटे 1 आप मान सकते हैं, तो इसे अंश बटे हर में लिख सकते हैं, परंतु इसे अंश बटे हर में P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो P संख्या यानी अंश वाली जो संख्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, चूंकि यह पूर्णांक संख्या कड़ी में 7 नहीं है, अर्थात पूर्णांक संख्याओं में आप देख सकते हैं कि +4 +5 +7 +8 +9 आएगा, कहीं भी कड़ी में 7 नहीं आएगा। इस बात की हम पुष्टि यहाँ पर कर रहे हैं कि इसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि यह पूर्णांक संख्या नहीं है, और परमेय संख्या के लिए यह जरूरी है कि दोनों संख्या क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और उनका मासा 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो मासा 1 तो है, परंतु ये करड़ी में 7 जो संख्या है यह पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है। इसलिए यह संख्या पूर्णांक अगर नहीं है तो हम लोग कहेंगे यह कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है। इसी बात को हम लोग परमेय अपरमेय में थोड़ा सा हम लोग कंक्लूजन को हम लोग अच्छे से समझ लें।
जैसे हम कह रहे हैं कि करड़ी में 25, करड़ी में 49, हम कह रहे हैं परमेय संख्या है, परंतु ये करड़ी में है, ये परमेय संख्या तो है, लेकिन हम करड़ी में ही कह रहे हैं, मान लिया जाए 6, तो इसका ये कह रहे हैं अपरमेय संख्या है। इसका ये कचावे, इसका यह मतलब नहीं होता कि जो करड़ी में होगा उसे हम लोग अपरमेय संख्या कहेंगे और जो नहीं रहेगा वो अपरमेय। इस बात को हमेशा देख देंगे, जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाएगा उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, परमेय संख्या। और इसका यह भी नहीं होता है कि इसका वर्गमूल निकलने से ही परिभाषा, वर्गमूल निकलने का मतलब है इसे हम लोग पूर्णांक संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं, 7, यानी +7 एक बार -7, तो इसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। परंतु करड़ी में 6 का यह इसे इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह पूर्णांक संख्या के रूप में नहीं होगा, यानी पूर्णांक संख्या नहीं होगा। तो जो संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगा तो वह परमेय संख्या नहीं होगा, अर्थात करड़ी में 6 क्या है, अपरमेय संख्या है। एक चीज और इसमें आया है, एक परमेय संख्या के रूप में एग्जाम्पल के रूप में लिख लिया जब 22/7, 22/7 एक परमेय संख्या है, जबकि वही वैल्यू पाई होता है, पाई एक अपरमेय संख्या है। तो इस कोई पूछ सकता है आपको कि बताइए पाई एक अपरमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 होता है, ये कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। हम लोग बताएंगे कि परमेय संख्या के लिए कि 22/7, 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, दोनों का मासा 1 है, इसलिए कौन सी संख्या हुआ, परमेय संख्या। पाई क्यों अपरमेय संख्या हुआ, क्योंकि पाई पूर्णांक संख्या नहीं है, यह पूर्णांक संख्या नहीं है, तो जो संख्या पूर्णांक नहीं होगा तो वह परमेय संख्या नहीं होता, इसलिए पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। जबकि पाई का मान 22/7 होता है, तो वह कौन सी संख्या है, परमेय संख्या होती है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। इसके बाद हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हम लोग ऊपर के बारे में पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परमेय तथा अपरमेय, जिसे हम लोग सुनिए ध्यान से, परमेय संख्या यानी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं की ये सभी संख्याएं अंतर्गत आ जाती हैं, और परमेय अपरमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी पूरी ये जितनी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, टोटल कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। हम लोगों को अच्छी तरह से प्रमेय और अपरमेय के बारे में अध्ययन कर लेना है कि प्रमेय किसे कहते हैं, बार बार कि वह संख्या जो P/Q के आपके वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परमेय संख्या। पाई के सामने आप अपरमेय के लिए, क्यों, आप पाई के नीचे बटे 1 मान सकते हैं, तो यह तो पूर्णांक संख्या है, परंतु पाई पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए यह संख्या क्या है, परमेय संख्या ना होकर क्या है, अपरमेय है। जबकि पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 एक परमेय संख्या है, क्योंकि 22 भी पूर्णांक संख्या है, 7 भी पूर्णांक है, दोनों का मासा 1 है, और यही जरूरी है परमेय संख्या के लिए, इसलिए 22/7 क्या है, एक परमेय संख्या है। फिर आपको एक बात दोबारा, करड़ी में 7 क्यों नहीं है परमेय संख्या, क्यों, क्योंकि आप बटे 1 मान सकते हैं, परंतु एक परमेय पूर्णांक संख्या तो है नीचे वाला हर,
परंतु करड़ी में 7 पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए करड़ी में 7 क्या है, अप्रमेय संख्या है। तो हम इसे अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है उसे प्रमेय संख्या कहते हैं, और जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल पाता है तो उसे क्या कहते हैं, अप्रमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि चैप्टर नंबर वास्तविक संख्या का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.1 का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और पहला प्रश्न ही है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग अभी इसका एक पार्ट और पढ़ लें, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यानी वास्तविक संख्या पढ़ लिए गए, और काल्पनिक संख्या के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए। वास्तव में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी के क्लास 10 में काल्पनिक संख्या का जिक्र नहीं है, लेकिन हम इस बात को 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीख लेंगे। जैसे करड़ी में कहे हम लोग 25 का वर्गमूल निकालिए, तो 25 का जो वर्गमूल होता है तो क्या होता है, प्लस माइनस कितना होता है, 5। इसका मतलब यह है कि ऋण 5 का स्क्वायर कर दिया जाए तब भी 25 आएगा, और 5 का स्क्वायर कर दिया जाए तब भी क्या होगा, 25 होगा। अगर इसी संख्या को हम करड़ी में और माइनस क्या कर दें 25, और कहें इसका वर्गमूल निकालिए, तो आप इसका वर्गमूल निकालने में क्या होंगे, असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि 25 का तो आता है, लेकिन -25 करड़ी में -25 का अगर कहा जाए कि वर्गमूल निकालिए तो आप वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि इसको क्या करेंगे, करड़ी में -1, यानी अगर करड़ी में कर ले केवल 25 और गुणे क्या कर ले, करड़ी में माइनस क्या कर ले 1, तो करड़ी का अंदर जो संख्या रहता है गुणा करेंगे तो 25 से क्या 25। इसी बात को 25 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाता है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 5। और इसे करड़ी में -1 को आयोटा से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या प्लस माइनस 5i, यानी यह जो संख्या का रूप है यह कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। क्या है, काल्पनिक संख्या है। ऐसा ले लिया जाए 64 ले लिया जाए, -64 का कहे वर्गमूल निकालिए। -64 का वर्गमूल कहा जाए निकालने के लिए, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या करेंगे, 64 गुणे करड़ी में कितना होता है, -1, और 64 1 64 तो -64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल प्लस माइनस कितना होगा, 8, और करड़ी में -1 को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, तो कितना हो जाएगा, आई। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 8i। जो यह संख्या का यह रूप है, यह कौन सा रूप है, तो कौन सा संख्या, काल्पनिक संख्या का क्या है, रूप है। यानी ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। यानी काल्पनिक संख्या को यानी a प्लस iv के रूप में लिख दिया जाए, यानी z अगर कोई एक काल्पनिक संख्या हो और इसे a प्लस iv के रूप में लिख दिया जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के 2 पार्ट होते हैं, एक काल्पनिक और एक क्या होता है, वास्तविक भाग। हम लोग इस चैप्टर में इसका अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 10 में इसका जिक्र नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के प्रश्नावली नंबर 1.1 का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्योंकि काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम लोग यही हम लोग जानेंगे कि जो माइनस करड़ी में 1 की वैल्यू होता है, -1 करड़ी में 1 की वैल्यू, इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करेंगे। अगर इसी का स्क्वायर कर दिया जाए तो आई स्क्वायर हो जाता है, तो करड़ी में कितना वैल्यू हो जाता है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाता है, -1 होता है। परंतु अब हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग अगले अध्ययन करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड अलग होता है, अभाज्य गुणनखंड अलग होता है। तो पहले हम लोग सीख लेंगे गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर। तो मान लिया जाता है 32 का गुणनखंड करिए, तो 32 का गुणनखंड कितना होता है, 8 गुणे कितना होता है, 4 भी लिख सकते हैं। इसे हम 16 गुणे क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। ये 32 के क्या है, गुणनखंड है। 8 है, 4 है, हम लोग 16 भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, इसके क्या है, गुणनखंड है। परंतु अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में हम जान चुके हैं कि वे संख्याएं जो या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। जैसे 32 नहीं, अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 19 आएगा, 31 आएगा,
39 आएगा। ये सब संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं। या तो यानी वह एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग देने पर नहीं कटेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसके जो भी संख्याओं का हमें गुणनखंड करना है, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करना है। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड का मतलब है कि जो भी गुणनखंड ये करिए उस संख्या का किसी अन्य संख्या से वह और ना कटे। जैसे हम प्रश्नावली 4 यानी 1.1 का पहला सवाल है, कितना है गुणनखंड का? 140 का गुण। कितना है? 140 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड यदि कहा होता तो कई संख्याएं कर सकते थे, लेकिन अभाज्य कहा है तो अभाज्य ऐसी संख्या करना है कि वह किसी अन्य संख्या से न कटे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 140 करेंगे, एक रेखा करेंगे ऐसे, और इस तरह से रेखा पार देंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी समाभाज्य संख्या 2 होती है, तो हम लोग किससे चेक करेंगे? 2 से चेक करेंगे। हम लोग 4 से डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 4 से हम लोग चेक नहीं करेंगे। 16 से 32 से हम लोग इस संख्याओं से चेक करने की प्रोसेस को चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्या है? भाज्य संख्याएं। और जो हमें गुणनखंड करना है प्रश्न में, वो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करना है। इसलिए जो भी संख्या हम करेंगे तो अभाज्य संख्या को लेकर हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, या क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो 2 से जब भाग देंगे 140 में तो कितना आंसर आता है? तो करेंगे 140 में ऐसे आप क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे तो 2 सत्ते 14 कट जाएगा, 0 2 0 कितना आ गया? 70 आ गया। तो भाग देने की यहाँ पे कितना आएगा? 70। तो आप क्या लिखेंगे? 70। फिर ऐसे आप क्या करेंगे? चेक करेंगे कि 2 से यह कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 से चेक कर लिया, 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चेक करने के लिए आप 70 में क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। जब 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 35, क्योंकि 2 का पहाड़ा 35 बार पढ़ेंगे कितना होता है? 70। अब इसके बाद आप चेक करेंगे कि आप 2 से कटेगा कि नहीं। तो 35 में जब 2 का आप भाग देंगे तो यह नहीं कटेगा। अब हम लोग इसके बाद किससे चर्चा करेंगे? 3 से चेक करेंगे, और 3 से जब नहीं कटेगा तो किससे? 4 से नहीं चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लोग किस संख्या से? तब 5 से चेक करेंगे, और 5 के बाद हम लोग किस संख्या से करेंगे? 6 से चेक नहीं करेंगे। अगर नहीं कटा तो क्या करेंगे? 7 से क्या करेंगे? चेक करेंगे। क्यों? अभाज्य संख्याओं से ही क्या करेंगे? चेक करेंगे, क्योंकि जो गुणनखंड हमें करना है अभाज्य संख्या का ही क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 से नहीं कटेगा, और हम चेक कर रहे हैं कि 5 से, तो 5 से कितना होगा? 35। फिर आप यहाँ चेक करेंगे 5, देखो 5 नहीं कटेगा, तो हम लोग 5 से नहीं करेंगे, तो 6 से चेक करेंगे। 6 से हम लोग चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वह अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम लोग 6 के बाद क्या आता है? 7 संख्या से हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो 7 कितना हो जाएगा? 7। फिर 1 बचा। आप देख सकते हैं कि 1 से क्या हो जाएगा? कट दिया जाएगा। 1 में क्या हो जाएगा? 1। ये जितनी भी संख्या है 140 के 2 2 5 7 1 कैसे गुणनखंड है? तो अभाज्य गुणनखंड है। तो इसे लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 140 लिखेंगे, और इसके सभी गुणनखंड को क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7 गुणे 1 के रूप में क्या करेंगे? लिख देंगे। 2 भी अभाज्य है, 2 ये भी 2 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, और 1 भी क्या है? अभाज्य है। सॉरी, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है, क्योंकि हम सम और विषम का प्रोसेस बाद में कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्या है। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये कितने गुणनखंड है? अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्या में 1 नहीं लिखेंगे तब फिर भी गलत नहीं होगा। यानी 1 चाहे लिखे या न लिखे तब भी ये अभाज्य गुणनखंड है। तो इसलिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस तरह से 140 का हम लोग क्या किए? अभाज्य गुणनखंड क्या कर लिए? ज्ञात कर लिए। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न ऐसे है, ऐसे तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न चेक कर लिया जाए, यानी दूसरा प्रश्न किसका गुण? दूसरा सवाल है इसी का, 156 का गुणनखंड कीजिए। 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो क्या करेंगे? 156 लिखेंगे, ऐसे इस तरह से एक रेखा पारेंगे, इसके बाद एक रेखा, सबसे छोटी समाभाज्य संख्या 2 से क्या करेंगे? चेक करेंगे। 2 से देखिए
तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सतह 14 और 2 8 कितना हो जाएगा 16। फिर 2 से भाग देंगे 2 3 6 2 9 18। फिर 2 से देखेंगे कटेगा या भाग देने पे चेक करेंगे तो यह कटेगा नहीं। तो 2 से नहीं कटेगा तब क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 13 हो जाएगा। फिर 13 से काटेंगे 13 एकम 13 हो जाएगा। आभाज्य गुणनखंड कितने 156 है, 256 इक्वल टू लिखने का यह प्रोसेस है आभाज्य गुणनखंड का। तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना होगा 13 होगा। ऐसे चौथा और पांचवा ऐसे आप इसका क्या करेंगे, हल का अध्ययन कर लेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित नियमों के प्रश्न नंबर 2 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ का हिंदी होता है मासा और एलसीएम का हिंदी होता है लासा। तो हम लोगों को मासा और लासा क्या करना है, ज्ञात करना है। कह रहा है कि 26 और 91 का क्या करिए, मासा ज्ञात करिए और जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे क्या होता है लासा। तो 2 संख्याओं का यानी पहली संख्या यदि है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणे लासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ये 2 संख्याओं ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है, चूंकि ये बीच में गुणा है, जब दोनों का गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणनफल होगा। तो यानी 2 संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं और मासा गुणे लासा। इसी बात को पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को 2 संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल लिख सकेंगे और मासा और गुणे क्या होगा लासा। ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल प्राप्त होगा। कितने संख्याओं का, 2 संख्याओं का, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे क्या होता है लासा। तो इसका सत्यापन भी करना है कि सवाल का 26 और 91 का, क्यों से दूसरे प्रश्न का पहला सवाल है कि 26 और 91 का क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है और मासा ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 26 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसके बाद 91 का क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड करेंगे। मासा ज्ञात करने के लिए, लासा ज्ञात करने के लिए हम लोग सबके पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले 26 का गुणनखंड करेंगे इस तरह से, जैसे हम लोग इसके पहले वाले प्रश्न में हल कर चुके हैं। 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो 13 के कितना हो जाएगा 13। तो कितने गुणनखंड प्राप्त हुए बाबू, 2 गुणे कितने गुणनखंड प्राप्त, 2 गुणे 13 गुणे कितना हुआ 1। और 91 का गुणनखंड ऐसे कर लेंगे तो 91 का गुणनखंड कितना होगा, 7 से कट जाएगा, 7 1 7 1 7 7 3 21 13 1 13। कितने गुणनखंड होंगे बाबू, तो 13 गुणे 7 गुणे कितना होगा, 7 गुणे कितना होगा 13 गुणे कितना होगा 1 होगा। इसके गुणनखंड कर लिए गए। अब मासा ज्ञात करने, मासा को यानी एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ लिखेंगे, ऐसे बराबर लगाएंगे। और एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है कि जो दोनों संख्याओं में गुणनखंड कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, अर्थात जो दोनों में होगा उन्हीं संख्याओं को केवल निकाला जाएगा, बाकी सभी संख्याओं को छोड़ दिया जाएगा, यानी सभी गुणनखंडों को छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं आप 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे। इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो 13 को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, अर्थात 13 को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं 1 1 दोनों में कॉमन है, तो इसको क्या करेंगे, गुणा के रूप में क्या करेंगे, 1 क्या करेंगे, उतार लेंगे। और इसके बाद इसमें 7 लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो 7 को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि यह एचसीएफ ज्ञात करने की यह विधि है, प्रोसेस है कि जो दोनों संख्याओं में गुणनखंड होगा वही क्या होता है, मासा होता है।
तो कितना आ जाएगा 13 एकम कितना आ जाएगा बाबू 13 एकम 13 यानी 26 और 91 का मासा कितना हो जाएगा 13। इसे हम लोग हिंदी में माँ और सा भी लिख सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच का होता है हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन, एफ से होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद अब हम लोग ज्ञात करेंगे लासा ज्ञात करेंगे, लासा ज्ञात करेंगे। लासा को इंग्लिश में एलसी क्या कहते हैं एम, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग लासा को ज्ञात करते समय दोनों में जो कॉमन रहता है उसको ले लिया जाता है और जो नहीं रहता है कॉमन उसको भी लिया जाता है। अर्थात इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है तो 2 को भी कॉमन लिया जाएगा, और इसमें 7 है इसमें 7 नहीं तो 7 को भी कॉमन लिया जाएगा। इसके बाद जो दोनों में कॉमन है तो उसको एक ही बार लिया जाएगा। 13 इसमें है 13 इसमें है तो 13 को एक ही बार लिया जाएगा। दोनों में एक है तो क्या लिया जाएगा 1 लिया जाएगा, और सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। गुणा करिए 2 सत्ते कितना होगा 14, 14 का गुणा क्या करेंगे या 13 सत्ते 91, 91 का गुणा 2 में करेंगे तो 91 2 1 2 दोनों कितना हो जाएगा 18, कितना आ जाएगा 182। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 2 यानी प्रश्न वाली 1 का दूसरे सवाल का पहला सवाल 26 और 91 का लासा और मासा हम लोग क्या कर लिए ज्ञात कर लिए। अब इसके उत्तर की हम लोग क्या करेंगे जांच करेंगे, और जांच करने के लिए लासा और मासा को जांच करने के लिए हम लोगों के पास एक सूत्र है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे क्या होता है लासा। तो हम लोग इसी बात पे हम लोग क्या करेंगे चेक कर लेंगे, सत्यापित करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है या नहीं। लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए लिखेंगे यहाँ पर 2 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणे क्या होता है लासा, मासा गुणे लासा। पहली संख्या कितना है बाबू 26 है तो 26 गुणे दूसरी संख्या कितना है 91 तो 91 बराबर मासा, तो मासा का कितना मान है बाबू आया है 13 आया है तो क्या करेंगे 13 गुणे लासा कितना है 182। इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाए दोनों बराबर आ जाएगा तो क्या हो गया सत्यापित, यानी क्या है सही है। अगर नहीं आया तो जान जाइए क्या है गलत है। तो 26 का गुणा किसमें करेंगे आप 91 में, तो 1 छक्के 6 कितना हो जाएगा 2, फिर 9 बचे पे 9 छक कितना होगा 54 के 4 हासिल आगे 5 और 9 दूना 18, 18 तो 20, 20 दिन कितना होता है 23, कितना 6 4 और 2 कितना हो गया 6 2 और 3 कितना आ गया 2366 बराबर 182 का गुणा किसमें किया जाए 13 में कितना आ जाएगा 182 में किसका गुणा किया जाए 13 का, तो 3 दूना 6 3 8 24 की 4 हासिल आगे 2 और 3 1 3 3 2 कितना हो जाएगा 5। इसके बाद 1 का गुणा 2 में 1 दुक्के 2 1 अट्ठे 8 1 1 में 6 आ जाएगा 4 2 6 8 5 कितना होगा 13 और कितना हो जाएगा जो कितना आ जाएगा 23 तो यानी 66 2366। ये देखा गया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, यानी इस बात की बायां पक्ष बराबर कितना आ गया दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर कितना आ गया दायां पक्ष हम लोग लिखेंगे और हमारा प्रश्न क्या हो गया सत्यापित हो गया। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे सभी प्रश्नों को क्या करेंगे हल करेंगे। ऐसे 510 और कितना है 92 का है, और इसके बाद क्या है 336 और कितना है 54 का। तो हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम और एचसीएम क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे।